नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है ना। और इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आप लोग अभी तक अपना एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है ना। दोस्तों इसके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन का टाइम तो है नहीं, तो ये जो वीडियो आपके लिए लाए हैं इसमें स्पेशल हिंदी के एक टॉपिक समास के ऊपर है। ओके, और इस वीडियो में आपका समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक तरह से ये मास्टर वीडियो बना दिए हैं, आप लोग लास्ट तक देख लें, पूरा वीडियो देख लें, आपका समास कंप्लीट हो जाएगा और इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा आपका हेल्प होगा। दोस्तों आप हिंदी का और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे आपको वीडियो दे देंगे जो इस एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प करेगा। और 4-5 प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा देंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन बनाना, प्रैक्टिस करना, आप कमेंट्स कीजिएगा, आपका हेल्प करने का कोशिश जरूर करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, इसके बारे में अच्छा से हम लोग जान लें कि समास होता क्या है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, परिभाषा भी एग्जाम में आता है। तो सिंपल से भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए दोस्तों, समास जो होता है वो एक शब्द होता है जो कि अकेला नहीं होता है। इस शब्द में दो शब्द या उससे अधिक शब्द छुपे होते हैं। ओके, और उस दोनों शब्द से मिलकर एक जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। और उस दोनों शब्द को हम लोग अलग अलग करेंगे, यानी कि उसको कहा जाता है हिंदी भाषा में विग्रह करना, है ना। जब हम लोग अलग अलग हटाएंगे उसको तो उससे उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, हम लोग जैसे लिखते हैं राजपुत्र, है ना। अब इसको हम लोग विग्रह करेंगे, हटाएंगे। इसमें आपको दो शब्द दिख रहा है, एक राज और एक क्या है, पुत्र, है ना। इसको हम लोग अलग अलग छांटेंगे। इसका जो विग्रह होगा यानी कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो राजा का पुत्र, है ना। तो कहने का अर्थ यही है कि दो शब्द जब मिलकर एक नया शब्द का जन्म देता है तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। और ये दो शब्द भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। ओके, यही सिंपल सा भाषा है इसका समास का। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन मतलब नया एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बस सिंपल सा है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आपको परिभाषा दे देगा और उसके बाद ऑप्शन में रहता है, उसको समास कहते हैं, संधि कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द यानी कि नवीन शब्द, उसको हम लोग समास कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और वो जो शब्द है दोस्तों उसका एक अर्थ निकलता है सार्थक, यानी कि उसका एक सही अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दो शब्द कुछ भी हो जाए उसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो मतलब ऐसा ना हो, सार्थक होना चाहिए शब्द, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ओके, हाँ चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। मतलब आपको कोई पूछेगा कि एक शब्द में जवाब दो कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेपीकरण करना यानी कि छोटा करना, है ना। मतलब कोई शब्द को मिला के हम उसका छोटा कर देते हैं, उसी शब्द से एक अर्थ निकल रहा है। कोई दो या तीन अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसका एक अर्थ निकल जाता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो शब्दों को मिला के हम लोग एक शब्द कर देते हैं, यानी कि संक्षेपीकरण कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। समास में क्या होता है दोस्तों, दो पद होते हैं। ओके, एक को कहा जाता है पूर्व पद और एक को कहा जाता है उत्तर पद। जैसा कि आपको बताए, राज पुत्र पूर्व पद और उत्तर पद। ओके, हाँ, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि पूर्व पद प्रधान कब होता है, उत्तर पद प्रधान कब होता है। आपको ये भी आता है एग्जाम में, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहा जाता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उस समास को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे कि प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है ना। सब कुछ आपको धीरे धीरे बता देंगे, आपको अच्छे से सिंपल सा भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ओके, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, आपको सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे। चलिए तो अब देखते हैं आगे। आगे क्या है,
ये तो आपको बता दिए स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर से आप लोग अच्छा से समझ लें। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समास विग्रह क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको बताए कि शब्दों को अलग करके उसका हम लोग अर्थ निकालते हैं, उससे एक अर्थ स्पष्ट होता है, एक संबंध स्पष्ट होता है, उसी को समास विग्रह कहते हैं। आप लोग सिंपल से भाषा में ये समझिए कि दोनों शब्द को हम लोग तोड़ देते हैं। जैसे आपको पहले बताए, एक ही एग्जाम्पल को आपको समझा रहे हैं जो बार बार समझ में आ जाए। राजपुत्र, इसको हम अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे इसको। इसका अर्थ क्या निकलेगा? राजा का पुत्र निकलेगा, है ना। तो जब हम लोग लिखेंगे राजा का पुत्र लिखेंगे, यानी कि हम इसका विग्रह कर दिए, समास का हम विग्रह कर दिए और एक संबंध स्पष्ट कर दिए। ओके, तो उसी को समास विग्रह कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, समास के पदों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। समास का जो दोनों पद होता है उसको हम लोग विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं। उसके बाद जो उसका एक अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ जो निकलता है, एक संबंध जो स्पष्ट होता है, उसी को समास विग्रह कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, समास क्या होता है, नहीं होता है, विग्रह क्या होता है, उत्तर पद, प्रधान पद, सब कुछ आपको बता दिए। और अब क्या है दोस्तों, हम लोगों को कौन कौन सा समास पढ़ना है वो आप लोग अच्छा से समझ लें। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कौन से समास आसान हैं, कौन से समास थोड़ा सा टफ हैं, या फिर आपको थोड़ा अच्छा से उस पर मेहनत करना होगा। समास में हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है, अलग नहीं है, द्वंद्व समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास है, उसके बाद अव्ययीभाव समास है, उसके बाद तत्पुरुष समास है, उसके बाद कर्मधारय समास है, उसके बाद द्विगु समास है। ओके, एक चीज़ आप लोग अच्छा से स्पष्ट कर लें, संस्कृत में तत्पुरुष, कर्मधार और द्विगु को अलग अलग रखा जाता है। ओके, लेकिन हिंदी में तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधार समास भी आता है और द्विगु भी आता है। ओके, और इस तीनों में एक समानता होता है कि पद कौन सा प्रधान होता है, तीनों में समान होता है, आपको आगे बताएंगे। ओके, तो इसलिए इस तीनों को हम एक साथ लिख दिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसमें आपको हम स्पष्ट भी देंगे कर किस में कौन पद प्रधान होता है, क्योंकि आपको परिभाषा भी अच्छे से ध्यान में रखना है। डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ देता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उस समास को क्या कहा जाता है, जिस समास का दोनों पद प्रधान नहीं हो उस समास को क्या कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, सब कुछ आपको बताएंगे और आपको समझ में आएगी। दोस्तों मेनली हमको 6 समास पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आपको ये 6 तो है सिर्फ दिखने में है, लेकिन इसमें से 2-3 ऐसा समास है जिसके अंदर में भी कौन कौन समास के रूप होते हैं वो भी हमको पढ़ना होगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करा दिया जाए जो एग्ज़ाम में आप फंसे नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताए कि ये 6 तरह का समास हमको पढ़ना है, लेकिन समास के अंदर में भी समास का रूप होता है, प्रकार होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि इस 6 में कौन सा समास आसान है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और कौन सा समास टफ है जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास और उसके बाद द्विगु समास। ये 3 समास जो है वो एकदम आसान है, आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। उसके अलावा ये जो 3 समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष और कर्मधार, ये भी आसान है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों में सब कुछ समानता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग है, लेकिन आपको मेहनत अच्छा से करना पड़ेगा। इसलिए आपको हम स्पष्ट बता दिए हैं कि मेहनत करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, बुक का काम है, किसी टीचर का काम है, बुक में भी लिखा हुआ है ना। आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, है ना। आपके जगह कोई टीचर नहीं मेहनत कर सकता है, आपके दोस्त नहीं करेंगे, आपके भाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये 6 समास में आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एकदम आसान समास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, द्वंद्व से। ओके, और मेरा उद्देश्य है आपको कंसेप्ट के साथ साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाया जाए, उसके बाद ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द्वंद्व समास होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसको अलग अलग करने के बाद, यानी कि विग्रह करने के बाद, उसके अर्थ में और अथवा या एवं लगता हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। समझ में आ गया दोस्तों, ये एकदम आसान समास है और एग्जाम में भी द्वंद्व समास से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ओके,
द्वंद्व समास किस प्रकार के समास होते हैं, जैसा कि आपको बताए दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि भाई बहन, है ना, भाई बहन आप लोग देख रहे हैं दोनों जो ये है, दोनों में आपका क्या है, दोनों पद प्रधान है अपने आप में, दोनों का अर्थ स्पष्ट है। भाई बहन दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है ना, अपने आप में दोनों पद प्रधान है। और इसको हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ आएगा क्या, भाई और बहन, है ना। तो जैसा भी इस पेयर टाइप में आपको दिखे, जोड़ा टाइप में आपको दिखे कि उसको अलग अलग करने पे और या अथवा एवं आ जाए तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है ना। तो चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ओके चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला जो हम लोग लिखे हैं गंगा यमुना, है ना, इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो गंगा और यमुना मतलब एक जोड़ा टाइप में आपको दिखता है। जब भी एग्जाम में आपको ये दिखे एक जोड़ा टाइप में, पेयर टाइप में, आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है ना। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम में ऐसे आ जाए कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, परिभाषा भूलना नहीं है, आपको सिर्फ इस पे अटैक नहीं करना है, आपको परिभाषा भी ध्यान में रखना है। ओके चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला क्या है, भाई बहन, भाई और बहन, है ना, दोनों को हम लोग विग्रह करेंगे तो और आ रहा है, एक पेयर टाइप में बन रहा है भाई और बहन, है ना। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, प्रधान है, अलग अलग है, दोनों का अर्थ स्पष्ट है ना, दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह का समास पूछे आप लोग सीधा मारेंगे क्या, द्वंद्व समास। ओके चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, पाप पुण्य, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, पाप और पुण्य। तो एक तरह से समझ में आ ही गया होगा आपको कि इसमें किस तरह के समास आएंगे, पेयर टाइप के रहेंगे, उसको हमको अलग अलग करना है। तो उसमें या और एवं अथवा का अर्थ आए तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो द्वंद्व समास है ना। माँ बाप, माँ और बाप, है ना, माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, है ना, कुछ भी आए आपको पूछे तो उसको द्वंद्व समास में जाएगा। ओके, दाल भात, दाल और भात, है ना। तो इस तरह से जो भी आए, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, तो इस तरह से जो भी आए, जो एक पेयर टाइप में आपको दिखे सीधा द्वंद्व समास। सीताराम, सीता और राम, है ना, राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण, तो बस हो गया। घट बढ़, घट या बढ़, है ना। तो इस तरह से जो भी आपको दिखेगा वो द्वंद्व समास में जाएगा। उसको विग्रह करने के बाद या अथवा और एवं आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह द्वंद्व समास है। ओके, और परिभाषा के अनुसार दोनों पद प्रधान हो, है ना, यानी कि दोनों पद अपने आप में प्रधान है, दोनों अलग अलग है, दोनों का अर्थ स्पष्ट है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है, किसी एक पे जोर नहीं दिया जा रहा है। प्रधान पद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि उस शब्द पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसी के अनुसार अर्थ स्पष्ट होता है, उसी के अनुसार और कुछ अर्थ निकलता है, उसको प्रधान पद कहा जाता है। धीरे धीरे आपको आगे सब कुछ बताएंगे। ओके, द्विगु समास। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि द्विगु समास होता क्या है। ओके, तो इसको सिंपल से भाषा में आप लोग इस तरह समझें, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। ओके, आपको यदि किसी समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक लगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो द्विगु समास है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझें द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ओके, सिंपल सा भाषा में है। और इसमें क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान पद क्या होता है, गौण पद क्या होता है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ओके, और इस समास में क्या होता है दोस्तों कि इस समास में समूह अथवा समाहार का बोध होता है। मतलब आपको इस समास का विग्रह करने के बाद, इस समास को देखने के बाद आपको एक ग्रुप का बोध हो रहा है, तो वो समास आपका द्विगु समास हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन इसमें होगा कि उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद प्रधान हो जाता है। जैसा कि आपको इससे पहले बताए थे क्लास में द्वंद्व समास का, तो उसका क्या था, उसमें दोनों पद क्या था, प्रधान था, है ना। तो आपको परिभाषा भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, कौन सा समास कहा जाता है। जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहा जाता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्विगु समास का ही उत्तर पद प्रधान होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा किस किस समास का कौन पद प्रधान होता है, कौन पद गौण होता है। ओके, हाँ, पूर्व पद
और उत्तर पद क्या होता है आपको पहला क्लास में बताए हुए हैं, समास के पहला क्लास में, तो आप लोग पहले वो अच्छा से देख लें। अब बात आती है दोस्तों कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें होता है, और ये मेनली प्रधान होता क्या है। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद या खंड कहते हैं। ओके, जैसा कि आपको अभी द्विगु में क्या था कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद पे मुख्य बल पड़ेगा, इसीलिए उसका उत्तर पद प्रधान है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रधान पद हो गया। गौण पद क्या होता है, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे अप्रधान गौण खंड या पद कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आपको द्वंद्व समास बताए थे, उसमें कौन सा पद प्रधान था, उसमें दोनों पद प्रधान था, दोनों पद पे बल पड़ता था। जैसे कि आपको बताए थे भाई बहन, पापा माँ, है ना। द्विगु में क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होगा, तो वो संख्यावाचक होगा, है ना। तो आइए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, पंचवटी का, है ना। यानी कि इसका अर्थ है कि पंचवटी, यानी कि पंच मतलब 5 हो गया और वटी मतलब वृक्ष हो गया, है ना। जहाँ पे 5 वृक्षों का स्थान हो उसे हम लोग पंचवटी कहते हैं। तो इसमें समूह जो हो रहा है, किसका समूह है, वृक्षों का समूह है। कितने, 5, तो 5 आपका हो गया क्या, संख्यावाचक है। तो द्विगु में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और उत्तर पद जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंचवटी का अर्थ क्या निकलता है, जहाँ पे 5 वृक्षों का एक समूह हो उसको हम लोग पंचवटी कहते हैं। द्विगु समास में एक समूह का, एक समाहार का बोध होता है। ओके, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं अगला। आपको सबसे पहले ध्यान देना है इसके संख्यावाचक पे, उसके बाद एक समूह का अर्थ निकल रहा है कि नहीं। शताब्दी मतलब शत मतलब 100 और अवधि का अर्थ होता है वर्ष। ओके, 100 वर्षों का एक समूह हो उसे हम लोग शताब्दी कहेंगे। तो एक समूह का बोध हो रहा है और पहले जो इसमें आ रहा है वो संख्यावाचक आ रहा है और जो बल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, बल वर्षों पे पड़ रहा है। यानी कि ये समूह है किसका, 100 वर्षों का समूह है, एक ग्रुप है किसका, वर्षों का, एक ग्रुप का बोध हो रहा है, इसलिए शताब्दी जो हो गया वो आपका द्विगु समास हो गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का जो समूह होता है उसे हम लोग नवग्रह कहेंगे। और ये नव यानी कि 9 पहला आपका इसमें क्या है, संख्यावाचक है और दूसरा आपका क्या है, उत्तर पद जो है वो इसमें प्रधान हो रहा है। ग्रहों का समूह है, एक ग्रुप का एक बोध हो रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्या है, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह है, यानी कि 4 महीनों का जो समूह होता है उसे हम लोग चौमासा कहते हैं। पहला जो आपका है संख्यावाचक है, उसके बाद मासा जो है एक मासों का क्या है, समूह है, यानी कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यह महीना है। 4 महीना का जो समूह है जोड़ किस पे पड़ रहा है, कि मासों का जो समूह है उसको हम लोग चौमासा कहते हैं। 4 मासों का समूह, है ना। तो इसमें संख्यावाचक भी है, एक ग्रुप का बोध भी हो रहा है, इसलिए यह आपका क्या है, द्विगु समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो आप लोग इसी तरह समझने का प्रयास करेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। ओके, ये आपका क्या है दोस्तों, तिराहा। इसमें क्या है, जहाँ पे 3 राहों का समूह हो, यानी कि एक ग्रुप का भी हो रहा है बोध और संख्यावाचक भी है, यानी कि ग्रुप किसका है, राहों का है। ग्रुप कितने राहों का, 3 राहों का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तिराहा जो हो गया वो आपका द्विगु समास हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तिरंगा, इसमें क्या है, जो 3 रंगों का समूह हो उसको हम लोग तिरंगा कहते हैं और ये आपका द्विगु समास हो गया। इसमें संख्यावाचक भी है और एक ग्रुप का भी बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें संख्यावाचक भी है और एक ग्रुप का भी बोध हो रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। ओके, चलिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। त्रिफला मतलब 3 फलों का जो समाहार होता है त्रिफला कहते हैं, यानी कि इसमें संख्यावाचक भी है और एक समाहार का भी इसमें बोध हो रहा है। तो दोस्तों ये आपका हो गया द्विगु समास। आपको कंसेप्ट इसका समझा दिए, कुछ एग्जाम्पल आपको समझा दिए। तो दोस्तों चलिए अब आपको बहुब्रीहि समास बता देते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके,
दोस्तों द्वंद्व समास में क्या था, कौन पद प्रधान था, दोनों पद प्रधान था। द्विगु समास में क्या हुआ, उत्तर पद सिर्फ इसका क्या रहा, प्रधान रहा। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो ऐसा परिभाषा आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो उस समास को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, दोनों पद जिसका प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। भाई बहन समझ में आ गया। जिस समास का दोनों पद प्रधान ना हो यानी कि अप्रधान हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोग समझ लीजिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो यानी कि प्रधान नहीं हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसको सिंपल से भाषा में आप ये समझिए कि बहुब्रीहि समास का जो होता है कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसमें एक अतिरिक्त एक अन्य कोई दूसरे पद का बोध होता है, किसी और के तरफ ये इशारा करता है, इसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके, तो आइए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता दें और थोड़ा थोड़ा आपको अंतर भी समझना पड़ेगा कि द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास तीनों में क्या क्या अंतर आता है। कोई कोई समास ऐसा होता है जो आपको लगेगा द्विगु भी है, बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा और हम आपको बताएंगे। ओके, परिभाषा को कंठस्थ कर लीजिएगा, दोनों पद अप्रधान हो। ओके, यानी कि जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव जी, इसमें नील और कंठ जो है इसमें दोनों पद का कोई महत्व है नहीं, ये किसी और के तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि नीलकंठ ये किसी और के तरफ इशारा कर रहा है, यानी शिव जी की तरफ इशारा कर रहा है। शिव जी को भी नीलकंठ कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये आपका क्या है दोस्तों, लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी है ना, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। तो ये लंबोदर जो है वो किसी और के तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। हाँ, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको यदि नहीं पता होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि लंबोदर का अर्थ आपको पहले से नहीं होगा पता, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगी, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, मतलब जो चक्र को धारण करते हैं उसे चक्रधर कहा जाता है और ये किसके लिए होता है, ये कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो ये चक्रधर क्या हो गया, वो बहुब्रीहि समास हो गया और चक्रधर माने कृष्ण जी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमौली, यानी कि चंद्र है सिर पर जिसके, मतलब जिसके सर पे चंद्र हो उसको चंद्रमौली कहा जाता है और ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, तो भगवान शिव के तरफ ही इशारा कर रहा है, भगवान शिव को चंद्रमौली कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसके, यानी कि 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण, रावण को दशानन कहा जाता है। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें तो 10 भी है, ये द्विगु भी हो सकता है ना, तो आपको इसमें ये समझना होगा कि किसी और के तरफ इशारा करे, इससे किसी और का अर्थ निकलता हो तो उसका आंसर बहुब्रीहि समास ही जाएगा, उसका आंसर द्विगु समास कभी नहीं होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, किसी और के तरफ इशारा हो रहा है और वो संख्यावाचक ही क्यों ना हो लेकिन वो किसी और के तरफ इशारा करे तो वो बहुब्रीहि समास ही होगा। इसमें क्लियर होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि किस समास में क्या अंतर आएगा, इसके लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आप लोग देखें कि अव्ययी भाव समास क्या होता है और इसको किस तरह से आप लोग पकड़ेंगे, इस समास को कैसे आप लोग आसानी से छांट सकते हैं, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग सबसे पहले इसका परिभाषा देखें कि अव्ययी भाव समास उसको कहते हैं जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो अर्थात प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि इसका जो प्रथम पद होगा, पूर्व पद जो होगा वो आपका प्रधान होगा। ओके, प्रधान के साथ साथ क्या होगा, अव्यय होगा। ओके, अव्यय का अर्थ होता है कि खर्च ना होने वाला, जिसका व्यय ना हो उसको हम लोग कहते हैं अव्यय। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो
प्रथम पद अव्यय हो उसको कौन सा समास कहा जाता है? तो उसको अव्ययीभाव समास कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल समझें कि अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल क्या है और आप लोग इसको आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं कि ये समास अव्ययीभाव समास होगा। और इसमें सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि जिस शब्द में दोहराव हो वो अव्ययीभाव समास होगा। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखेंगे। जैसे कोई रिपीट वाला आ जाए शब्द, जैसे दिनों दिन, आपको लिख दे दिनों दिन, रातों रात, इस तरह से आपका आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये अव्ययीभाव समास होगा। इस तरह के रिपीटेशन वाला, दोहराव वाला जो आपको शब्द दिखेगा, समास दिखेगा, उसको आप समझ जाएंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। और भी आपको आगे बताएंगे कि आप लोग कैसे आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास होगा। ओके, अब आइए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे कि आपका आ गया यथाशक्ति, तो इसमें जो प्रधान शब्द है वो आपका क्या है? यथा। यथा का अर्थ एक तरह से निकल जाता है कि उसके अनुसार। किसके अनुसार? तो शक्ति के अनुसार, है ना। आप सिर्फ लिखेंगे शक्ति तो ठीक है, शक्ति तो एक शब्द हो गया, और इसके आगे हम लोग यदि लगा देंगे यथा तो इसका अर्थ हो गया शक्ति के अनुसार, है ना। मतलब इसका पूरा अर्थ ही क्या हो गया, एक तरह से चेंज हो जाता है। ये यथा जो है वो अपने आप में एक तरह से क्या है? प्रधान है इसमें। ओके, तो जहाँ भी आपको इस तरह का शब्द दिखे, यथाशक्ति, यथासंभव, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। ओके, इस तरह का जो भी शब्द, तो उसको आप अव्ययीभाव समास में रखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। इसके बाद क्या है दोस्तों? यथा कर्म, मतलब कर्म के अनुसार, मतलब जैसे एक सीक्वेंस में आ रहा है, कर्म के अनुसार ये लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसके लिए जो एक शब्द जो लिखा जाता है वो यथा कर्म, है ना। तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अव्ययीभाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और ये अव्यय होता है, ये अपने आप में एक अर्थ प्रदान करता है। जैसा कि आपको इससे पहला वाला बताए थे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, उसी तरह हो गया यथा कर्म, कर्म के अनुसार। और उसके बाद क्या है? यथा संभव, मतलब जितना संभव हो सके, है ना। यथा संभव मतलब जितना संभव हो सके उस अनुसार काम किया जाता है ना। तो आप लोग देख रहे हैं जो भी यथा यथा करके जो आ रहा है शब्द, तो ये सब अव्ययीभाव समास में आता है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों? यथा विधि, विधि के अनुसार, इसमें भी यथा लगा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं यथा संभव, यथा कर्म, यथा शक्ति, यथा विधि, इस तरह से जो भी शब्द आ रहे हैं तो ये सभी के सभी अव्ययीभाव समास में आ रहे हैं। ओके, इसके बाद देखें क्या है एग्जाम्पल। चलिए, आमरण मतलब क्या? मरने तक। आपका जैसे ये होता सिर्फ मरण होता तो इसका अर्थ तो होता है जैसे मरना, और इसके आगे आपका लग गया आ, तो आमरण। आप लोग सुनते होंगे कि आमरण अनशन कर रहा है ना, तो इसका अर्थ होता है मरने तक, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक अनशन करते रहेंगे, है ना। तो आमरण जो होता है आपका, आमरण क्या है? एक तरह से अव्ययीभाव समास है, और इसमें ये आ जो है ये इसमें प्रधान है, ये आ लग के इसका अर्थ ही चेंज कर दिया है, मरण का अर्थ ही चेंज कर दिया है, और ये अपने आप में प्रधान हो गया है। ये लगने से इसका अर्थ, मरण का अर्थ ही अलग हो गया, आमरण, जब तक मर ना जाए, है ना, मरने तक। तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। पहला कोई एक शब्द भी लग जाता है तो वो अपना अर्थ बदल देगा, है ना, तो उसको आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। यथाशक्ति, आमरण, आजन्म। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों? प्रतिदिन, यानी कि दिन दिन। आपका सिर्फ दिन रहता तो इसका अर्थ होता है दिन, जो भी डे होता है वो होता है ना। और इसी में आपका लग गया क्या? प्रति लग गया, तो ये आपका क्या बन गया? प्रतिदिन, यानी कि डेली। आपको जब भी कोई शब्द में आपको एग्जाम में दे, कोई समास दे और उसमें प्रति लगा दिखे, तो उसको आप लोग सीधा अव्ययीभाव समास मारेंगे। ओके, आप लोग अव्ययीभाव समास समझेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। प्रति, यथा, रिपीट वाला शब्द, इस तरह का आपका जो भी दिखे, जैसे दिनों दिन, रातों रात, इस तरह का शब्द दिखे, इस तरह का समास दिखे, उसको आप लोग अव्ययीभाव समास मारेंगे, अव्ययीभाव समास आंसर देंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। घर घर मतलब घर के बाद घर, है ना, मतलब घर घर जल या फिर घर घर अनाज, जो भी है। सुनते होंगे कि घर घर जाके देखो, है ना। आपको कोई जैसे ये एग्जांपल दे देगा कि राम को कहा गया कि घर घर जाके देखो,
श्याम को कहा गया कि घर घर जाके देखो या फिर घर घर जाके बच्चों को ढूंढो, तो घर घर का अर्थ हो गया कि घर के बाद घर, है ना, यानी कि हर एक घर, सभी घर, घर के बाद जो घर आ रहा है उसमें आपको जाना है ना। इस तरह का जो कंटिन्यू भी दिखे आपको शब्द, जैसा कि आपको बताए हैं रिपीट वाला शब्द, तो उसको भी आप लोग अव्ययभाव समास समझेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। साफ साफ, साफ के बाद साफ, है ना, एकदम साफ साफ दिख रहा है ना, और ये एक तरह से रिपीट हो रहा है शब्द। ओके, हाँ, तो आप लोग इसको भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, ये आपका क्या है, अनुरूप, है ना, मतलब जो रूप के योग हो, है ना। आपको कोई कहता है कि वो आपके अनुरूप नहीं है, या फिर आपके अनुरूप ये काम होगा, आपके अनुसार ये काम होगा, आपके रूप के योग ये काम होगा, तो वो इसका अर्थ निकलता है। सिर्फ रूप हो गया तो इसका अर्थ तो अलग हो गया, है ना, और इसी में आपका लग गया अनु, तो इसका अर्थ ही एकदम चेंज हो जा रहा है। इसका अर्थ निकल रहा है रूप के योग, है ना। जो काम रूप के योग हो, यानी कि जो चीज़ रूप के योग हो, उसके अनुसार हो, उसको अनुरूप कहा जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इस तरह का जो शब्द होगा वो अव्ययभाव समास होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, भरपेट। भरपेट का मतलब क्या हो गया, पेट भर के, है ना, मतलब भरपेट खाना खा लिया, यानी कि पेट भर के खाना खा लिया। मान लीजिए कि सिर्फ पेट रहता तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये एक सिर्फ शब्द है, लेकिन इसी में लग गया भर, तो ये आपका हो गया क्या, भरपेट, है ना। तो ये भर जो हो गया ये अपने आप में प्रधान है, अव्यय है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका क्या है, आजीवन। इसका अर्थ क्या हो गया, जीवन भर, है ना। उसको आजीवन कारावास हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको जीवन भर अब जेल में रहना पड़ेगा, है ना। सिर्फ जीवन होता तो इसका अर्थ तो जीवन होता है, लाइफ होता है। इसी में आपका आ गया आ, तो ये अब हो गया आजीवन, यानी कि जीवन भर, है ना। इसका एक तरह से अर्थ को स्पष्ट कर दिया, आ लगने से ये आजीवन हो गया। इसका जो एक अर्थ निकला वो जीवन भर निकला, है ना। तो इसी तरह का जो भी आपका वर्ड दिखेगा, आजन्म, आजीवन, आमरण, है ना, इस तरह का जो भी आपको वर्ड दिखेगा, समास दिखेगा, वो सब अव्ययभाव समास होगा। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, आजन्म, जन्म से लेकर, है ना। तो जब भी आपको इस तरह का दिखेगा, जो भी आपको वर्ड, जैसा कि आपको पहले बताए, आजन्म, आमरण, आजीवन, है ना, तो आप लोग उसको अव्ययभाव समास समझेंगे। और इसी तरह का आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपको कुछ बातें बताएं कि अव्ययभाव समास में आपको क्या ध्यान रखना है, किस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको शब्द में, समास में यथा दिखे, प्रति लगा दिखे, रिपीटेशन दिखे, जो शब्द रिपीट कर रहा है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, इस तरह का जो भी दिखे वो सभी का सभी अव्ययभाव समास होगा। ओके, और जैसा कि आपको एग्जाम्पल बताए, इसको भी आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे और हम लोग इस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपको जितना भी समास बताए हैं उसमें किसी समास में उत्तर पद प्रधान है, किसी समास में पूर्व पद प्रधान है। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, किस समास का पूर्व पद प्रधान है, किस समास का उत्तर पद प्रधान है, किस समास का दोनों पद प्रधान है, किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो आपको ये सभी बातें अच्छा से ध्यान में रखना होगा। आप यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप फिर एग्जाम में गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा भी पूछता है। तो आप अच्छा से रिवीजन करके देखते रहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। ओके, और आप लोग कर्मधारय समास को बस सिंपल सा भाषा में ये समझ लीजिए कि इसमें एक तरह से आपको विशेषण देखना पड़ता है। विशेषण कहने का अर्थ हुआ, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे एडजेक्टिव, है ना। तो ये मेनली आपका इसमें जिस समास में एडजेक्टिव लगा रहे, मतलब हिंदी में कहा जाए तो विशेषण लगा रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई शब्द जो होता है किसी की विशेषता बताता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं ना, मतलब जैसे इंग्लिश में कहा जाए तो एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह आपको इसमें क्या समझना है, पूर्व पद का उत्तर पद में, यानी कि पूर्व का जो पद हो वो उत्तर पद का विशेषता बताए कि उत्तर पद क्यों विशेष है, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या गुण है। इसलिए इसको कहा जाता है कि दोनों में जो संबंध हो वो विशेषण और विशेष का हो, है ना। मतलब जिसकी विशेषता बताया जाए वो आपका विशेष हो गया, और जो शब्द हो वो आपका क्या हो गया, एक तरह से विशेषण हो गया, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा दिक्कत कब आती है दोस्तों कि कुछ समास जो होते हैं वो कर्मधारय समास भी होते हैं और बहुब्रीहि समास भी होते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ जाती है वो भी आपको बताएंगे कि जब इस तरह के समास आए तो आपको क्या आंसर देना चाहिए, वो भी आपको एमसीक्यू टाइप में करवा देंगे। ओके, तो आप लोग अच्छा से समझिएगा और सही सही आंसर आप एग्जाम में दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग परिभाषा को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। और आपको ऐसे भी सिर्फ लिखेगा जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध हो उस समास को क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब एक दूसरे का संबंध बताना, उसी को उपमान और उपमेय कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कभी कभी सिर्फ आपको एक लाइन में क्वेश्चन दे के भी पूछता है कि जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहा जाता है, तो कर्मधारय समास कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू टाइप में प्रैक्टिस करेंगे, जो समास आपको पहले बताए हैं उससे भी और कुछ कर्मधारय समास से भी। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, नील गगन। तो इसका अर्थ क्या है, ये क्या बता रहा है, गगन जो है वो क्या है, नीला है। गगन की विशेषता क्या है, नीला है ना। तो ये एक दूसरे का विशेषण और विशेष हो गया है ना। ये आपका क्या है, विशेषण है और ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह के जब भी आपको दिखे शब्द तो उसको आप लोग कर्मधारय समास लगाएंगे। ये क्या है दोस्तों, महापुरुष मतलब महान पुरुष। इसमें पुरुष की जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, महान है, ग्रेट है ना। ग्रेट एक तरह से क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसमें पुरुष की जो विशेषता है वो आपका क्या है, महान है ना। तो ये भी कर्मधारय समास में आएगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बस हो गया, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर और एग्जाम में आप 100% सही आंसर ठोक के आइएगा। ओके, हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक, इसमें जो विशेषण है वो आपका क्या है, प्रधान है, यानी कि हेड। जो भी अध्यापक का मतलब हेड है उसको हम लोग कहते हैं प्रधानाध्यापक। ये प्रधानाध्यापक में ये प्रधान क्या है, विशेषता है और अध्यापक इसके विशेष हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, नव युवक है ना, मतलब नया जो युवक है, युवक का जो विशेषता बता रहा है क्या, ये अभी नया है, मतलब क्या है, यूथ है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो इसमें युवक का जो विशेषता बता रहा है क्या, नया है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये क्या है दोस्तों, नील कमल है ना, यानी कि आपका कमल जो है वो कैसा है, नीला है। कमल की जो विशेषता बता रहा है नीला है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और नीला एक तरह से क्या है, विशेषण है, ये एक तरह से एडजेक्टिव है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की है ना। तो यह एक तरह से नील कमल आपका क्या है, कर्मधारय समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, लाल मिर्च। मिर्च जो है वो आपका क्या है, लाल है। तो आप लोग जानते हैं रंग आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। तो इसी तरह मिर्च का जो विशेषता बता रहा है क्या, लाल। मिर्च जो है वो लाल है, यानी कि लाल मिर्च। तो ये भी आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से काली मिर्च, मिर्च की जो विशेषता है वो आपका क्या है, काली है मिर्च है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, प्राण प्रिय। मतलब प्रिय जो है वो कैसा है, प्राणों जैसा। आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिय है जितना ज़्यादा आपके लिए प्राण है ना। तो इसलिए कहा गया है प्राण प्रिय, मतलब प्राणों जैसा जो प्रिय हो उसको प्राण प्रिय कहा जाता है। प्रिय का जो विशेषता है वो आपका क्या है, प्राण है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, पुत्र रत्न। मतलब पुत्र जो है वो रत्न के समान है। पुत्र की जो विशेषता बताई जा रही है वो रत्नों के समान है, पुत्र रत्न। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसमें पुत्र की जो विशेषता बताई जा रही है रत्न के समान पुत्र है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए अब कुछ हम लोग एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें कर्मधारय समास से भी रहेगा और पहले भी आपको जो सब समास पढ़ा चुके हैं उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पे अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास है। आपको सब कुछ पहले ही बता चुके हैं, अब आपको सिर्फ जल्दी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। आप यदि पहले वाला सभी वीडियो देखे होंगे तो आप सभी का आंसर 100% सही देंगे। ओके, तो दोस्तों अनुरूप में कौन सा समास होगा, आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 20 में कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अव्ययभाव समास है प्रत्यंग में, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां आपको दिखे प्रति तो वो सभी समास अव्ययभाव समास में आएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है दोस्तों, आमरण में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि आमरण में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और जब आपको अव्ययभाव समास बता रहे थे तब ये बातें आपको अच्छा से बताए हैं कि आमरण में क्यों अव्ययभाव समास होगा। ओके, तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले देख लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें भी अव्ययभाव समास है। और आपको बताए हुए हैं कि जिस भी शब्द में आपको लगा दिखे यथा, उसको आंख मूंद के मारिए अव्ययभाव समास। जिसमें आपको लगा दिखे प्रति, उसको मारिए अव्ययभाव समास। जो आपको रिपीटेशन मतलब दोहराव वाला दिखे शब्द, उसको मारिए अव्ययभाव समास। ओके, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स भी बताए हुए हैं जिससे आप एग्जाम में 100% करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा, क्या होगा? तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि आजीवन में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु। तो दोस्तों आजीवन में कौन सा समास है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? आप लोग अब आंख मूंद के मारेंगे, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं अभी। तो दोस्तों आप लोग मार दीजिए सीधा, यथासंभव में कौन सा समास? सीधा अव्ययभाव समास। ओके, जहां आपको यथा लगा दिखे अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आपका ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, कर्मधार ऐसे होगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें जल्दी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी समास का अच्छा से आपको परिभाषा बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्या दोस्तों, प्रतिमान में समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों प्रतिमान में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास। आपको पहले बताए कि जहां आपको दिखे प्रति, वो आप समझ जाएंगे कि ये अव्ययभाव समास होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है दोस्तों, रातों रात शब्द में समास है, कौन सा? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि रातों रात में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। आपको पहले बताए जहां आपको दोहराव दिखे यानी कि रिपीटेशन दिखे, वो शब्द अव्ययभाव समास होगा। ओके, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह का जो भी आपको दिखे शब्द, उसमें आप लोग अव्ययभाव समास मारेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों, सरासर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपका कितना सही हुआ। 11 नंबर क्या है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको आंख मूंद कर मारना है, अव्ययभाव समास, है ना। जहाँ पे आपको रिपीटेशन दिखे धीरे धीरे, है ना, यहाँ पे दोहराव हो रहा है तो हम लोग मारेंगे अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समास बताइए भरपेट, मतलब भरपेट में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, भरपेट में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में समास बताइए, यानी कि हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? तो आपका ऑप्शन है कर्मधार, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एकदम कन्फर्म आंसर मारेंगे। हाथों हाथ यानी कि रिपीट हो रहा है, हाथों हाथ रिपीटेशन हो रहा है शब्द का, है ना, तो ये जो होगा वो आपका अव्ययभाव समास होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर क्या है दोस्तों, मृग नयन में समास है, कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि मृग नयन में कौन सा समास है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें कर्मधारय समास है। नयन जो है वो मृग जैसा है, तो इसमें नयन की विशेषता बताई जा रही है। नयन कैसा है? मृग जैसा है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, गुरुदेव शब्द में समास है, तो आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधार है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि गुरुदेव में कौन सा समास होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास होगा, है ना। गुरु जो है वो देवता के समान है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों, परमानंद में समास है, आपका ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव, बहुव्रीहि। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, परमानंद में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आनंद जो मिल रहा है वो किस तरह का आनंद है? परम आनंद है ना, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो आपका ऑप्शन है नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्याभ्यास। ओके, विद्याभ्यास जो है वो आपका कर्मधारय समास नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्या है? आपका ऑप्शन है गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेतपत्र, मालगोदाम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी, श्वेतपत्र, है ना। श्वेतपत्र जो है वो आपका कर्मधारय समास है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्या है दोस्तों, महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, महाजन में कौन सा समास है। तो दोस्तों महाजन में कर्मधारय समास है ना, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और होप सो कि आपका भी सभी सही हो रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? तो आपका ऑप्शन है नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसमें कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील गगन, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, नील गगन मतलब गगन जो है वो कैसा है? नीला, है ना। तो ये कर्मधारय समास है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है दोस्तों, देव जो महान हैं यह किस समास का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, कर्मधार, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, देव जो महान हैं यह किसका उदाहरण है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। इसमें देव की जो विशेषता बताई जा रही है वो महान यानी कि ग्रेट है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, इसका परिभाषा क्या है? दोस्तों अभी तक आपको जितने भी समास बताए हैं उसमें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौण है, आपको अच्छा से बता दिए हैं। सभी समास में आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब आपको उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, है ना। जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ सिंपल सा भाषा में ये याद रखना है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तत्पुरुष समास का ही उत्तर पद प्रधान होता है, बहुत सारे समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन कौन होता है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि तत्पुरुष समास के जितने भेद हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको तत्पुरुष समास का सभी भेद को अलग अलग करने के बाद आपको समझा दिया जाए, क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, जो आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि आपको बताते हैं राजपुत्र, आप लिखे क्या, राजपुत्र, तो इसका विग्रह करने के बाद क्या आता है, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र आता है। तो इसमें जो पद प्रधान हो रहा है, बल जो लग रहा है वो पुत्र पे लग रहा है, पुत्र है, किसका पुत्र है, तो ये राजा का पुत्र है। मतलब मान लीजिए कि राजभवन है, राजा का भवन है ना। तो जोड़ जो आता है वो इसमें प्रधानता जो हो रही है, प्रधान जो दिखाया जा रहा है वो पुत्र को दिखाया जा रहा है कि ये
पुत्र जो है वो क्या है, राजा का पुत्र है ना। राजपुत्री, पुत्री जो है किसका है, राजा का है। तो इसमें पुत्री की प्रधानता दी जा रही है, ये राजा की पुत्री हैं, ये राजा के पुत्र हैं, है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ओके। और इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों कि इसको विग्रह करने के बाद कुछ खास शब्द आते हैं, कुछ खास शब्दांश आते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सा आता है, तो आप इसको विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पे, पर, ये सब इसमें आता है। यानी कि समास में इसका विभक्ति लोप होता है ना, यानी कि ये सब छुपा रहता है। जब भी विग्रह करने के बाद बीच में ये सब लगा दिखे तो आप उसको तत्पुरुष समास आप आंसर लगाएंगे। समझ में आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ तत्पुरुष समास नहीं दिया, आपको दे दिया ऑप्शन में करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो आप फिर फंस जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको छांट छांट के बता दे रहे हैं कि किस तत्पुरुष में कौन कौन सा आएगा, है ना। आपको अलग अलग करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आप इसको ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले तो आप ज़रूर देख कर जाना, ओके। चलिए, तो दोस्तों आपको इतना बात अच्छा से ध्यान में रखना है, को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पे, पर, है ना। विग्रह करने के बाद आएगा तो किसमें कौन सा आएगा, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं और उस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते जाएंगे। आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, शानदार तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। दोस्तों तत्पुरुष समास में मेनली आपको 6 भेद पढ़ने पड़ेंगे, 6 का 6 आपको अच्छा से बता दे रहे हैं कि किस में क्या लगता है, ओके। दोस्तों हम लोग पहला जो देख रहे हैं कर्म तत्पुरुष, है ना। इसमें जो विभक्ति लोप रहता है वो को का रहता है, यानी कि आप जब विग्रह करेंगे तो बीच में को आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो आप लोग देखें और इस बात को अच्छा से आप लोग ध्यान में रखेंगे, को, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, चिड़ी मार, इसको आप विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विग्रह करने पे क्या आया दोस्तों, चिड़ी को मारने वाला, है ना। यानी कि चिड़िया को जो मारने वाला उसको चिड़ी मार कहा जाता है। तो इसमें जो विभक्ति लोप था वो किसका था, को का था, है ना। तो आप इसी तरह से विग्रह करेंगे तो बीच में को आएगा तो आप समझेंगे कि वो कर्म तत्पुरुष है। तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। ये क्या है दोस्तों, गगनचुंबी। आप लोग सुनते होंगे कि गगनचुंबी इमारतें हैं, है ना, मतलब एकदम इतना ऊंचा कि आकाश को चूम रहा है ना। तो आप लोग गगनचुंबी को विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, गगन को चूमने वाला। तो इसमें जो विभक्ति लोप था वो किसका था, को का था, है ना। तो इसी तरह आप अलग अलग जब करेंगे विग्रह और को दिखेगा तो वो कर्म तत्पुरुष होगा। आपको यदि ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष इस तरह से ऑप्शन देगा तब तो आंसर जाएगा कर्म तत्पुरुष, ओके। और यदि इस तरह से नहीं दिया ऑप्शन तो सिर्फ सिंपल सा आंसर होगा तत्पुरुष समास। समझ में आ गया। हाँ चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है दोस्तों, स्वर्गवास। इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या आ रहा है, स्वर्ग को प्राप्त, है ना। यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। इसमें जो विभक्ति लोप था वो को का था, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये क्या है दोस्तों, शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला, यानी कि शक्ति को प्रदान करने वाला। तो इसमें जो विभक्ति लोप है वो किसका है, को का है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से समास विग्रह करने के बाद विभक्ति लोप में को आ रहा है। जहां भी आपको दिखेगा को तो वो कर्म तत्पुरुष होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल। जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला। आप लोग सुनते होंगे कि जेब कतर लिया, है ना। जेब कतरा का आप विग्रह करेंगे तो क्या आ रहा है, जेब को कतरने वाला। तो इसमें जो विभक्ति लोप था वो को था, है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जहां भी को का विभक्ति लोप हो कर्म तत्पुरुष होगा, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला। दोस्तों ये क्या है, करण तत्पुरुष। इसमें आपको क्या दिखेगा, से और द्वारा, है ना। दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये किस तरह के समास होते हैं आइए आपको दिखाते हैं। करण तत्पुरुष में क्या होगा दोस्तों, से और द्वारा, है ना। ये दोनों का जहां विभक्ति लोप हो आप लोग समझ जाएंगे कि ये करण तत्पुरुष है। ये क्या है दोस्तों, मनचाहा, यानी कि मन से चाहने वाला। यानी कि नहीं कहता है मनचाहा पत्नी मिल गई, मनचाहा पति मिल गया, यानी कि मन से चाहने वाला जो मिलता है उसको मनचाहा कहा जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे से का विभक्ति लोप था इसलिए करण तत्पुरुष होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल।
ये क्या है दोस्तों, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, जो नहीं कहता है कि मुंह मांगा दाम दे दिया, यानी कि मुंह से जो मांगा वो दाम दे दिया। तो इसमें भी आ रहा है क्या, से का विभक्ति लोप आ रहा है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, विग्रह करने के बाद से आ रहा है ना। तो से और द्वारा दोनों आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छा से समझना होगा। द्वारा किस में लगेगा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें द्वारा भी लगता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये क्या है दोस्तों, अभावग्रस्त, यानी कि अभाव से क्या है, ग्रस्त है। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि से आ रहा है आपको, जैसे ये आएगा रोगग्रस्त, वो रोग से क्या है, ग्रस्त है, पीड़ित है ना। तो इस तरह का जो भी आपको शब्द मिलेगा वो सभी का सभी करण तत्पुरुष समास होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, बिहारी रचित, यानी कि बिहारी द्वारा रचित, यानी कि आप लोग सुनते होंगे वो कविता उसके द्वारा रचित है। तो इस तरह का जो भी आपको शब्द दिखेगा जिसमें द्वारा आएगा, द्वारा का विभक्ति लोप रहेगा, विग्रह करने के बाद द्वारा दिखेगा तो वो करण तत्पुरुष होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। कवि रचित, इसका विग्रह करने पे क्या होगा, कवि द्वारा रचित जो है उसको हम लोग कहते हैं कवि रचित। तो इसमें भी द्वारा आ रहा है, इसलिए ये करण तत्पुरुष होगा। उसके बाद क्या है, तुलसीकृत, यानी कि तुलसी द्वारा रचित, यानी कि कृत। तो ये जो है शब्द मेनली उनके लिए लगता है जो कहता है तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा रचित है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे द्वारा और से आ जाए वो करण तत्पुरुष होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। हम लोग दो तत्पुरुष देख चुके हैं, ये तीसरा है, ये संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें जो विभक्ति लोप होता है किसका होता है, के लिए का होता है। तो जहां भी विग्रह करने के बाद आपको के लिए दिखेगा तो वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। चलिए ये क्या है, रसोई घर। तो इसको आप विग्रह करेंगे तो ये आएगा रसोई के लिए घर। घर है लेकिन किसके लिए, रसोई के लिए घर। इसमें जो विभक्ति लोप है वो किसका था, के लिए का था, है ना। तो जहां भी आपको के लिए दिखे वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, माल गोदाम। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, माल गोदाम में कौन सा समास है। तो माल के लिए गोदाम जो हो उसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसमें के लिए का विभक्ति लोप है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, यानी कि सामान के लिए जो गोदाम हो, माल के लिए जो गोदाम हो उसको हम लोग माल गोदाम कहते हैं ना। तो ये संप्रदान तत्पुरुष है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। सिर्फ सिंपल सा पूछा समास तो तत्पुरुष समास, यदि तत्पुरुष समास के अंदर से भी दे दिया, उसके भेद से दे दिया तो संप्रदान तत्पुरुष आंसर जाएगा। ओके, हाँ चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, राह खर्च, यानी कि राह के लिए जो खर्च होता है उसको कहते हैं राह खर्च, यानी कि रास्ते के लिए खर्च। तो इसमें जो विभक्ति लोप आ रहा है वो के लिए आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह के जो भी समास होते हैं वो सब संप्रदान तत्पुरुष समास होते हैं ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आराम कुर्सी, यानी कि आराम के लिए जो कुर्सी होता है उसको कहते हैं आराम कुर्सी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। गौशाला, यानी कि गाय के लिए जो शाला होता है यानी कि घर होता है उसको हम लोग गौशाला कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे के लिए आ रहा है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। हवन सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री होता है उसको हम लोग हवन सामग्री कहते हैं। तो यहाँ भी के लिए आ रहा है, हवन सामग्री में के लिए का विभक्ति लोप था। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के समास में के लिए आ रहा है, आपको अच्छा से ध्यान में रखना पड़ेगा। और एग्जाम में विग्रह करने के बाद आप देख लीजिएगा, यदि के लिए आया तो वो संप्रदान तत्पुरुष होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, अपदान तत्पुरुष। तो इसमें ओनली से आता है। आपको करण तत्पुरुष भी बताए थे, उसमें भी बताए थे कि से और द्वारा। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अंतर क्या होता है अभी आपको दिख जाएगा। आप लोग एक बार करण तत्पुरुष को भी अच्छा से देख लीजिएगा और उसके बाद अपदान तत्पुरुष से आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि क्या आ रहा है। इसमें जो से आता है दोस्तों, यह एक तरह से अलग होने की स्थिति आपको दिखाता है, यानी कि कुछ जो है एक दूसरे से अलग हो रहा है, अलग होने की भावना हो रही है, तो वो अपदान तत्पुरुष होता है। किस तरह का होता है आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं। ये क्या है दोस्तों, ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त, यानी कि ऋण से छुटकारा हो गया, यानी कि एक तरह से अलग होने की भावना है। आपका जो छुटकारा हो चुका है, आप मुक्त हो चुके हैं किससे, ऋण से। ऋण से आप अलग हो चुके हैं ना। लेकिन यही से
करण तत्पुरुष में किस तरह से होगा, आपको बताए थे रोगग्रस्त, है ना, यानी कि रोग से ग्रस्त है, रोग से पीड़ित है, इसमें अलग होने की भावना नहीं है, उससे और जुड़ रहा है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि अलग होने का भाव आ रहा है या फिर उसमें जुड़ने का बात आ रहा है, आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अपादान तत्पुरुष का आप कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, उसके पास आंख है ही नहीं, वो आंख से एक तरह से अलग हो चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक तरह से अलग होने का स्थिति आए, उसमें विग्रह करने पे से आए तो वो अपादान तत्पुरुष होता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, धनहीन, यानी कि धन से हीन, उसके पास धन है ही नहीं, वो धन से अलग हो चुका है, एक तरह से अलग होने की भावना हो रही है ना। सभी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप यदि अच्छा से समझ गए तो यही सब क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रा नंबर एग्जाम में दिलाएगा, जिसमें अधिकतर का गलत होगा और आपका सही होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बात को समझेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कामचोर, यानी कि काम से जी चुराने वाले को हम लोग कहते हैं कामचोर। काम से अलग होने की स्थिति आ रहा है, उसको काम करने में मन नहीं लग रहा है, काम से वो चोर है ना। तो आपको जहाँ भी से का विभक्ति लोप दिखे और उसमें अलग होने की स्थिति दिखे तो वो अपादान तत्पुरुष होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। बलहीन, यानी कि बल से हीन, उसके पास बल है ही नहीं, उसके पास ताकत है ही नहीं, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं एक तरह से अलगाव की स्थिति आ रहा है और इसमें से है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। भय मुक्त, भय से मुक्त हो चुका है, उसके पास भय है ही नहीं, वो भय उससे अलग हो चुका है, वो भय मुक्त हो चुका है ना। तो इसमें भी से का विभक्ति लोप है और एक तरह से अलग होने की स्थिति दर्शा रहा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष। इसको आप विग्रह करेंगे तो का, के, की दिखेगा। जैसे आपको शुरू में बताए थे राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, तो वो संबंध तत्पुरुष होगा। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे सिर्फ ये पूछा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ऑप्शन में दिया द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, तब तो आंसर जाएगा तत्पुरुष। यदि तत्पुरुष के अंदर से पूछ दिया, आपसे पूछेगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ऑप्शन देगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह से जब ऑप्शन दिया तो आंसर जाएगा संबंध तत्पुरुष, है ना। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे पूछ दिया तो दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यदि आसान भाषा में पूछ दिया, यदि अंदर से नहीं पूछा तो अच्छी बात है, आपके लिए आसान होगी, है ना। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल वही है, राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। इसमें जो विभक्ति लोप था वो किसका था, का था, विग्रह करने पे का रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष होगा। चलिए अगला देखते हैं। गंगा जल, यानी कि गंगा का जल, जहां भी आपको का, के, की दिखेगा तो वो संबंध तत्पुरुष होगा, है ना। गंगा का जल है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि गंगा जल संबंध तत्पुरुष है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, गोदान, यानी कि गाय का जो दान होता है उसको हम लोग गोदान कहते हैं। तो इसमें जो विभक्ति लोप था किसका था, का था, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष होगा गोदान। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। दीनानाथ, यानी कि दीन मतलब क्या होता है, गरीब होता है, गरीब का जो नाथ हो उसको हम लोग कहते हैं दीनानाथ। तो इसमें भी का विभक्ति लोप था, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि दीनानाथ वो संबंध तत्पुरुष है। ओके, देखते हैं अगला और अंतिम तत्पुरुष समास। ये क्या है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष, यानी इसमें आपको दिखेगा में, पे, पर। ओके, जहां भी आपको में, पे, पर दिखे, विग्रह करने के बाद में, पे, पर आ जाए तो वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्या है, जलमग्न, यानी कि जल में मग्न है, तो आपको जहां भी जलमग्न दिखेगा वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है, आप बीती, यानी कि अपने पर जो बीती हुई कहानी होती है उसको कहा जाता है आप बीती। तो इसमें जो विभक्ति लोप हो रहा है किसका हो रहा है, पर का हो रहा है। तो जहां भी आपको में, पे, पर दिखे तो वो सभी का सभी अधिकरण तत्पुरुष होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। आत्मविश्वास, यानी कि आत्म पर विश्वास, अपने आप पर जो विश्वास होता है उसको कहा जाता है आत्मविश्वास। तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, यानी कि अपने आप पर जो निर्भर है उसको आत्मनिर्भर कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये अधिकरण तत्पुरुष में आएगा, में, पे, पर, है ना। आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे तो ये सभी का सभी अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। तो दोस्तों ये 6 तरह का तत्पुरुष था, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, छौबों का छौबों आप लोग समझ जाएंगे। यदि अंदर से पूछ दिया, थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, तो आप ये 6 अच्छा से याद रखेंगे तो आपका सही होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने समास खत्म कर दिया, समास को अच्छा से पढ़ लिए। तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।